Today we are going to start the last part of chapter 10, that is part 3. चैप्टर 10 है हमारा बच्चों, युवाओं और वृद्धजनों के लिए सहायक सेवाओं, संस्थाओं और कार्यक्रमों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ सपोर्ट सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन, यूथ एंड एल्डरली। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था युवाओं के लिए कौन कौन से कार्यक्रम भारत में चलाए जा रहे हैं। उसमें 2 कार्यक्रम एनएसएस और एनएसवीएस के बारे में हम पढ़ चुके थे। तो हम नेक्स्ट अपना कार्यक्रम युवाओं के लिए जो चलाए जा रहे हैं हमारे देश में, भारत देश में, उसके बारे में पढ़ेंगे। स्काउट और गाइड, स्काउट्स एंड गाइड्स, इस नाम से एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है किशोर और किशोरियों में निष्ठा, देशभक्ति और दूसरों के प्रति विचारशील होने की भावना को बढ़ावा देकर उनके चरित्र को विकसित करना। यानी कि जो भी हमारे एडोलसेंट्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, उनके अंदर देशभक्ति की भावना उत्पन्न करना और उनके कैरेक्टर का डेवलपमेंट करना। इस कार्यक्रम में शारीरिक और मानसिक विकास को भी बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्यक्रम चलाए जाते हैं और इसमें समाज सेवा की भावना भी विकसित करने के अलग अलग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। जैसे भारत स्काउट एंड गाइड जो है, ये केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि केवीएस जो स्कूल्स होते हैं, उनमें एक कंपलसरी एक्टिविटी है जिसमें हर साल कैंपिंग कराई जाती है। बच्चों को अलग अलग लेवल पे डिवाइड किया जाता है और ये जो भारत स्काउट एंड गाइड के नाम से फेमस है, इस इंस्टीट्यूशन के अंडर इनको ट्रेनिंग दी जाती है और प्राइमरी से यानी कि 3rd क्लास से बच्चा इसके लिए रजिस्टर कर सकता है। आगे जो हमारा कार्यक्रम है राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम, जिसको हम कॉमनवेल्थ यूथ प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है भारतीय युवाओं यानी कि जो इंडिया के जो यंगस्टर्स हैं को देश की विकास प्रक्रियाओं में भागीदारी करने और राष्ट्रमंडल देशों में सहयोग और समझ को बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान किया जाता है, एक प्लेटफॉर्म उनको प्रदान किया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत भारत यानी कि हमारा देश इंडिया, जाम्बिया और गुआना में युवा कार्यों में उन्नत अध्ययन यानी कि स्टडी के लिए 3 क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए गए हैं। कौन कौन से कंट्री मैंने बताया जहाँ पे क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए गए हैं इस प्रोग्राम के लिए? भारत, जाम्बिया और गुआना। तो भारत में एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय केंद्र जो कि चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है साहसिक कार्य को प्रोत्साहन, प्रमोशन ऑफ एडवेंचर। इसमें जो साहसिक कार्य होते हैं जैसे पर्वत आरोहण, दुर्गम रास्तों पर पैदल यात्रा करना और आंकड़ों के संग्रहण के लिए यानी कि आंकड़े इकट्ठे करने के लिए पड़ताल यात्रा करना, इन्वेस्टिगेशन ट्रैवल करना, पहाड़ों की वनस्पतियों और जंतुओं, वनों, मरुस्थलों और जो आपके सी होते हैं उनके बारे में अध्ययन करना। इस प्रकार की एक्टिविटीज़ इसमें कराई जाती हैं और जिसमें इसको प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। और इस प्रकार की एक्टिविटीज़ के लिए सरकार के द्वारा अलग अलग प्रकार की सहायताएं प्रदान की जाती हैं इन इंस्टीट्यूशंस को जो साहसिक कार्यों के प्रोत्साहन के लिए एक्टिविटीज़ कंडक्ट करते हैं। राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन, प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। इसमें आपके जो स्वयंसेवी संस्थान हैं उनका उद्देश्य होता है सरकार से वित्तीय सहायता की मांग करना ताकि राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन दिया जा सके। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य होता है युवाओं में दूसरे प्रदेशों में स्थित देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर यानी कि आपकी जो धरोहर है सांस्कृतिक, विभिन्न क्षेत्रों और परिवेशों के लोगों द्वारा झेली जाने वाली कठिनाइयों, देश के अन्य भागों के सामाजिक रीति रिवाजों
आदि की अच्छी समझ विकसित करना होता है। यानी कि अलग अलग क्षेत्र में, देश के अलग अलग क्षेत्र में किस प्रकार की कठिनाइयाँ लोग झेलते हैं उसके बारे में इसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है। राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन के लिए जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं। अब इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा, यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा दिया जाता है, जिसके लिए शिविर लगाए जाते हैं, सेमिनार्स कंडक्ट किए जाते हैं या अलग अलग प्रोग्राम्स का भी आयोजन किया जाता है। तो ये हुए हमारे युवाओं के लिए कार्यक्रम। उसके बाद हम पढ़ेंगे वृद्धजन क्यों संवेदनशील होते हैं। इस चैप्टर में जैसा कि नाम से ही आप जान सकते हैं, बच्चे, युवाओं और वृद्धजनों तीनों को कवर किया गया है। तो अब हमारा लास्ट जो टॉपिक है इसमें, वृद्धजन क्यों संवेदनशील है। जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी जो शारीरिक गतिविधियां हैं वो कम हो जाती है, क्योंकि बुढ़ापे की वजह से उनके शरीर में शक्ति खत्म होने लगती है, कम शारीरिक शक्ति बचती है और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होने लगती है, क्योंकि जो सेल डिवीजन है वो धीरे धीरे डिप्लीट होने लगता है। विभिन्न प्रकार की बीमारियां साथ लगने लगती है। जब सेल डिवीजन नहीं होगा, नए सेल्स नहीं बढ़ेंगे बॉडी में अधिक मात्रा में, तो अलग अलग तरह की बीमारियां बढ़ने लगती हैं। घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, चलने में प्रॉब्लम है, दांत टूटने की प्रॉब्लम है, ये सारी बीमारियां लगने लगती हैं। उसके अलावा बीपी, शुगर, अर्थराइटिस, अलग अलग बीमारियां उनके साथ लग जाती हैं। अकेलापन महसूस करते हैं वृद्धजन, और एक दूसरे से सेपरेट होने का, यानी कि अगर कोई कपल है तो उसमें से अगर एक बिछड़ जाता है, यानी कि एक की अगर मृत्यु हो जाती है, तो वो अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करते हैं। और कुछ कारणों में ऐसा होता है कि वो अपने आप को अपने बच्चों पर बोझ बन जाने की भावना का अनुभव करते हैं। इस कारण से वो अपने बच्चों से दूर होना शुरू कर देते हैं। लास्ट जो है वो है स्ट्रेस, यानी कि तनाव उनको रहने लगता है, क्योंकि अब उनकी जो लाइवलीहुड है, अगर वो कोई जॉब करते थे या कोई काम करते थे तो 60 के बाद वो काम उनको बंद करना पड़ता है, या फिर उनकी रिटायरमेंट एज होती है 60, इसलिए उनको थोड़ा स्ट्रेस रहने लगता है, क्योंकि उम्र भर जो उन्होंने काम किया, जो जॉब की है, उनसे अब उनको छुट्टी दी जा रही है। तो उनको लगता है कि हम यूजलेस हैं, यानी कि हम किसी काम के नहीं रहे। वृद्धजनों के लिए हमारे देश में कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय वृद्ध अवस्था पेंशन योजना, NOAPS के नाम से भी आप इसको जानते हैं, जिसमें वृद्धजनों को पेंशन प्रदान की जाती है स्कीम के अंतर्गत। उसके बाद भोजन, आश्रय और स्वास्थ्य संबंधी देखभाल, फूड, शेल्टर, हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, ये छोटे छोटे प्रोग्राम वृद्धजनों के लिए चलाए जाते हैं, जिनमें उनको फ्री खाना दिया जाता है, फ्री रहने की जगह दी जाती है, और उनके स्वास्थ्य से संबंधित ये देखभाल उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है सरकार के द्वारा। उसके अलावा वृद्ध अवस्था सदन, जिसको आप ओल्ड एज होम्स के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर ऐसे बुजुर्ग रहने आते हैं जिनका या तो कोई देखभाल करने वाला नहीं होता है घर में, या बच्चे हो सकता है किसी दूसरी कंट्री में जाके सेटल हो गए हैं, तो उनको अपनी देखभाल के लिए ऐसे ओल्ड एज होम्स की ज़रूरत महसूस होती है। बीमार बुजुर्गों के लिए विशेष देखभाल गृह, स्पेशल केयर होम्स भी होते हैं बूढ़े बुजुर्गों के लिए, जहाँ पर जो बुजुर्ग बीमार होते हैं उनकी केयर के लिए उनको वहाँ पर रखा जाता है। नेक्स्ट हमारा है इस फील्ड में करियर के क्या क्या ऑप्शन हैं, और अगर हम इस फील्ड में करियर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, करियर बनाने के लिए, तो हमारे पास किस किस प्रकार के कौशल और क्षमताएं होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे पास जन कौशल, यानी कि पीपल स्किल होनी चाहिए। किसी भी संगठन के सुचारू रूप से संचालन, यानी कि उसको चलाने के लिए अलग अलग पदों पर, यानी कि अलग अलग पोस्ट पर काम करने के दौरान व्यक्ति को अलग अलग पृष्ठभूमि, यानी कि अलग अलग फील्ड से आए हुए लोगों से बातचीत करनी पड़ती है। जैसे कम्युनिटी से, समुदाय के लोगों से बातचीत करनी पड़ती है,
कोई भी कार्यक्रम तभी सफल होगा यदि उसमें समाज की यानी कि कम्युनिटी की भागीदारी हो और अपनेपन की भावना होगी। किसी भी कार्यक्रम को शुरुआत में लोगों को उसमें सम्मिलित करने की योजनाएं बनाई जानी चाहिए, यानी कि जन कौशल में उनको कम्युनिटी को एक साथ लाने की योजनाएं बनानी चाहिए, क्योंकि जो कोई भी कम्युनिटी होती है वो एक आधार स्तंभ की तरह यानी कि एक नींव की तरह काम करती है किसी भी प्रोग्राम के शुरुआती दौर में। उसके बाद निजी क्षेत्र, द प्राइवेट सेक्टर। पिछले कुछ वर्षों में निजी क्षेत्र के वित्तीय संस्थान यानी कि जो हमें फाइनेंशियल हेल्प देते हैं या कंपनियां होती हैं, संगठन जन कल्याण कार्यक्रमों की सहायता के लिए व्यापक रूप से योगदान दे रहे हैं। जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो भी योगदान दे रहे हैं। ऐसे में व्यक्ति में यह कौशल एवं योग्यता जरूर होनी चाहिए कि वह इस क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों को अपनी बात समझा पाए। जब भी आपको फंड्स रेज करने होते हैं किसी भी सोशल वर्क के लिए, तो आपको हर किसी से अपने अच्छे संबंध बनाने पड़ते हैं और अपनी बात समझाना आना चाहिए। सरकारी अधिकारी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऐसे कार्यक्रमों से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो आज्ञाएं होती हैं, कोई परमिशन होती है या किसी प्रकार की फाइनेंशियल हेल्प होती है, इससे सरकारी अधिकारियों से मिलना पड़ता है। तो बातचीत करने में आपको निपुण होना पड़ेगा अगर आपको इस फील्ड में अपना करियर चूज करना है। संगठन में काम करने वाले व्यक्ति, पीपल वर्किंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। संगठन को सही रूप से चलाने के लिए यह ज़रूरी है कि उस संगठन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके संबंध मधुर हो आपस में, तभी किसी भी संगठन को सफलता मिल सकती है। तो ये कौशल उस व्यक्ति में होने चाहिए। सबसे बड़ा स्किल है कम्युनिकेशन स्किल, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। उसके बाद प्रशासनिक कौशल उसको होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स उसको होनी चाहिए, यानी कि उसको हर पहलू के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन व्यक्ति क्या काम करेगा, वित्तीय संसाधन किस प्रकार से मैनेज किए जाएंगे, वित्तीय संसाधन किस प्रकार से मैनेज किए जाएंगे, किस लक्षित समूह के लिए इसको लाभ देना है हमें, कार्यक्रम का प्लानिंग कैसे होगी, उसका लास्ट स्टेजेस क्या क्या होंगी, उसमें कौन कौन से किस किस प्रकार के कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी, उसके बाद कार्यक्रम का मूल्यांकन भी उसको करना आना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की। इस क्षेत्र में जाने के लिए यानी कि बच्चों, युवाओं और वृद्धजनों के कार्यक्रमों से संबंधित क्षेत्र में जाने के लिए आपको किन किन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होगी। सबसे पहले है गृह विज्ञान अथवा सामाजिक कार्य यानी कि सोशल वर्क या समाज विज्ञान की किसी अन्य शाखा में पूर्व स्नातक डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास, होम साइंस, सोशल वर्क या कोई भी अदर सोशल साइंसेज में आपके पास सबसे पहले होम साइंस डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद गैर सरकारी प्रबंधन में सर्टिफिकेट कार्यक्रम, एनजीओ मैनेजमेंट में सर्टिफिकेट प्रोग्राम, ये आपके पास होना चाहिए। युवा विकास कार्य में डिप्लोमा भी लेके आप इस फील्ड में आ सकते हो। डिप्लोमा इन यूथ डेवलपमेंट वर्क, कि किस किस प्रकार से युवा का विकास किया जा सकता है, इस क्षेत्र में डिप्लोमा करके भी आप ये क्षेत्र ज्वाइन कर सकते हो। अब स्कोप क्या क्या है हमारे पास इस क्षेत्र में। निजी संस्थान स्थापना, आप अपना अपना इंस्टीट्यूशंस चला सकते हो, आप अपना ओल्ड एज होम खोल सकते हो या कोई भी अदर इंस्टीट्यूट जो बच्चों और युवाओं को किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान करे, उस तरह का आप इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। किसी संस्थान अथवा कार्यक्रम में प्रबंधक, आप किसी इंस्टीट्यूशन या किसी प्रोग्राम में मैनेजर के रूप में कार्य कर सकते हैं, जैसे भारत स्काउट एंड गाइड, एनएसएस, इन किसी भी प्रोग्राम में आप मैनेजर के रूप में कार्य कर सकते हैं। संगठन में विभिन्न स्तरों पर काम कर सकते हैं। किसी भी संगठन में जो बच्चों, युवा और वृद्धजनों के लिए कार्यक्रम चलाती हैं उसमें काम कर सकते हैं। अनुसंधानकर्ता, मूल्यांकनकर्ता या परिरक्षक के रूप में आप काम कर सकते हैं। इस क्षेत्र में आप रिसर्च के फील्ड में जा सकते हैं, आप मूल्यांकनकर्ता यानी कि असेसर बन सकते हैं या फिर इवेल्युएटर भी आप बन सकते हैं इस क्षेत्र में।
तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है. प्लीज़ like and subscribe the video, and thank you so much for watching the video.